Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the nucleophilic substitution reaction, that is the SN1 reaction and SN2 reaction. And in this video, we are going to see the beta elimination reaction. इसी को कहीं कहीं पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. So we are today going for the beta elimination reaction and this is another reaction of the haloalkanes. तो यहाँ पे जब कोई हेलो एल्केन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो यानी कार्बन नंबर 2 पे हैलोजन हो, तो अगर किसी भी सिस्टम के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो और वो हेलो एल्केन एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया जाता है, then it leads to the elimination reaction, then it forms the alkene and this reaction is called beta elimination reaction. ये देखिए, ये है आपका CH3 CH2 Cl, ये है आपका सेकंड कार्बन जिसपे कि हाइड्रोजन दिख रहा है, तीन हाइड्रोजन है. और जब हम इसे ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH से तो क्या होगा, एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2. निकलने वाला स्पीसीज HCl यानी HCl एंड एसिड जो कि इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड बेस के रिएक्शन से जो चीजें बनती हैं उसे हम कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करें CH3 CH2 CH Cl CH3 जहां पर दो बीटा कार्बन हो जाएं, तो ये है आपका अल्फा कार्बन, ये है बीटा और ये है बीटा. आइडेंटिफाई करने के लिए बीटा 1 बीटा 2 कर देता हूं जिससे बताने में एक्सप्लेनेशन में आसान हो. यहां पर भी देखिए अल्फा था, ये बीटा था. यहां तो एक ही बीटा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि किस बीटा से एलिमिनेशन हो, लेकिन यहाँ पे दो बीटा आ गए. अब आपके लिए सोचना पड़ेगा कि किस बीटा से एलिमिनेशन करें. अगर दोनों बीटा आइडेंटिकल होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, कहीं से भी कर दो, दोनों आइडेंटिकल हैं तो जिससे भी निकलेगा एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन यहाँ पे दोनों बीटा आइडेंटिकल नहीं है, दोनों बीटा अलग अलग है. एक बीटा एक कार्बन पे अटैच है, एक बीटा दो कार्बन के साथ अटैच है. तो यहाँ पे जो रूल लगेगा उसे हम कहते हैं सेडजेफ रूल. लास्ट ईयर में आपने पढ़ा था क्लास 11th में. तो सेडजेफ रूल क्या कहता है? सेडजेफ रूल कहता है द बीटा एलिमिनेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द बल्कियर मोस्ट एल्किल ग्रुप. जो सबसे बल्की एल्किल ग्रुप होगा वहां से बीटा एलिमिनेशन होगा. अब यहां देखिए एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है मेथिल, यहाँ पे दो कार्बन का मेथिल ग्रुप है एथिल. श्योरली ये ज्यादा बल्की है और यहीं से एलिमिनेशन होगा. तो यहाँ पे जब इसे हम ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH से तो बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. दिस रूल इज कॉल्ड द सेडजेफ रूल. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यानी एल्कोहल को लीड करता है, जैसा पिछले रिएक्शन में देखा था आपने, SN रिएक्शन देखा था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखा था. तो अगर एक्वस मीडियम में KOH एल्कोहल का जनरेशन करता है तो एल्कोहलिक मीडियम में एल्कीन का जनरेशन क्यों करने लगता है? या इसी को हम प्रॉपर वर्डिंग्स में कहें तो व्हाई अंडर एक्वस मीडियम the aqueous KOH leads to the substitution product that is alcohol, but under alcoholic medium KOH leads to the elimination product that is the alkene. एक्चुअली होता क्या है, जब ये रिएक्शन चलता है तो एक कार्बोकैटायन बनता है. ये एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. तो यहाँ पे ये जब क्लोरीन यहाँ से टूटता है तो ये बन जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव. अब यहां देखिए दो कंडीशंस जनरेट हो रही हैं. पहली कंडीशन कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहां पे अप्रोच करे और अप्रोच करके एल्कोहल बना दे. दैट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एक्वस KOH के केस में जो होता है. या फिर दूसरा कंडीशन ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाए और शिफ्ट करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर ले. द अनदर वे ऑफ द शिफ्टिंग ये होता है बीटा एलिमिनेशन के केस में. अब कब कौन सा होगा? क्यों एल्कोहलिक मीडियम में सेकंड कंडीशन डेवलप होता है, एल्कीन बनता है, जबकि एक्वस में फर्स्ट कंडीशन डेवलप होता है? एक्चुअली एक्वस मीडियम
ज्यादा बेटर आयोनिक सॉल्वेंट है। एक्वा जो है, वाटर जो है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का ज्यादा डिसोसिएशन हो जाता है। अब ज्यादा KOH जब डिसोसिएट करेगा तो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, ज्यादा पोटेशियम आयन बनेगा, और जब ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होगा तो यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन के अप्रोच करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल, ग्रेटर विल बी द चांस फॉर द अप्रोच। पर जब एल्कोहलिक मीडियम में KOH डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएट करने पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कम हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कम हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो आपका चांसेज ऑफ अप्रोच ऑफ हाइड्रोक्सिल है वो कम हो जाता है, चांसेज ऑफ बीटा एलिमिनेशन बढ़ जाते हैं, एल्कीन के फॉर्मेशन के चांसेज बढ़ जाते हैं। आइए कुछ और रिएक्शंस हम देख के चलते हैं बीटा एलिमिनेशन में। तो वही रिएक्शन दे रहे हैं जो या तो आपके एनसीईआरटी में है या तो आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये है आपका एल्किल ग्रुप, एथिल ग्रुप, जिसके साइक्लिक कंपाउंड में लगा रखा है ब्रोमीन लगा है, और ये इस कार्बन पे लगा है, यानी कि ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, 3 बीटा कार्बन्स हो गए। अब एलिमिनेशन कहां से होगा, बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3? अगर आपने एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया है तो, अगर एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया है तो ऐसी कंडीशन में सबसे लंबे बीटा कार्बन से निकलेगा। अब यहां पे तो देखिए 1 2 कार्बन, यहां पे है 1 2 3 4 5 कार्बन, और ऐसे ही इधर से, क्योंकि साइकिल में तो दोनों तरफ से बराबर ही होगा, तो बीटा 2 और बीटा 3 तो आइडेंटिकल हैं, और जिनके नंबर ऑफ कार्बन बीटा 1 से ज्यादा हैं तो आइदर फ्रॉम बीटा 2 और फ्रॉम बीटा 3, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उन्हीं में से किसी एक पर से निकाल लेंगे। तो ये बन गया आपका, दिस विल बी द कंपाउंड। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे थोड़ा सा होता है, ये है एक बेंजीन रिंग, इसके साथ ये लगा हुआ है ब्रोमीन, बेंजीन पे नहीं, बेंजाइलिक सिस्टम। अब यहां पे कहां से होगा, ये है आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा 1 और ये हो गया बीटा 2, बताइए कहां से एलिमिनेट होगा। बीटा 1 से या बीटा 2 से। अब यहां बीटा 1 पे देखिए सिर्फ एक सिंगल कार्बन है, जबकि बीटा 2 पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो लंबा चेन तो यहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं से एलिमिनेट होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। रीजन, जब इस कार्बन को देखते हैं, बीटा कार्बन को या बीटा 2 कार्बन को, तो देखिए इसमें कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 और ये 4, बोल्ड कर दिया, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, ये 4 बॉन्ड हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, अगर चारों बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए तो हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं। और बीटा एलिमिनेशन एलिमिनेट क्या हो रहा है, हैलोजन के साथ बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, जब हाइड्रोजन होगा तब ना एलिमिनेट होगा, और यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब बचा क्या, अब तो एक ही पोजीशन बचा, सो द कंपाउंड विल बी दिस वन। अब बच गया एक और कंपाउंड, वो आपके लिए हम लिख देते हैं, आप लोग करके देखिएगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, या पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। हटा रहे हैं इसे। अगला कंपाउंड हम ये ले रहे हैं, ये है आपका CH3 CBr CH2 CH3 एंड CH3। किससे ट्रीट किया, एल्कोहलिक KOH से, और आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा। सो दिस वाज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
अगला हम देखते हैं, अगला रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये बात बताने की आपको कोई जरूरत है नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज द एक्सचेंज, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर कह सकते हैं ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड द हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस। अब यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शंस आपको मेनली पढ़ने हैं, पहला है स्वार्ट और दूसरा है फिंकेल-स्टीन। तो हम देख रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और ये है रिएक्शन पहला जिसे हम लिखते हैं स्वार्ट रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन है, और आपको पिछले साल से ये बताते चल रहे हैं कि all those of the reactions which lay in the category of the name reaction they are the important reaction। तो इसीलिए ये भी एक important reaction है। तो स्वार्ट रिएक्शन एक important reaction है जो कि यहाँ है। अब ये देखिए, ये है RX। जब इसे ट्रीट करते हैं सिल्वर क्लोराइड से AgF, तो क्या बनाता है, एसीटोन के प्रेजेंस में यानी नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो जाता है, यानी RFAgX। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्यों एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए देखिए स्टेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में कोई भी नहीं है। एंड व्हाट्स अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द सिल्वर, दैट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वन ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। एंड salts are stable when highly electronegative element combines with highly electropositive element। सॉल्ट तब स्टेबल होते हैं जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। लेकिन यहां क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, तो ये स्टेबल सॉल्ट नहीं है, बहुत स्टेबल सॉल्ट नहीं है। जबकि दूसरे हैलोजेंस को देखें तो यहां पे X किसको सजेस्ट कर रहा है, X इज रिप्रेजेंटिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जनरली ये दोनों ही X के टर्म में लिए जाते हैं, वैसे तो हैलोजन चारों होते हैं। एंड बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन। ऐसा होने से ये जो AgX बनेगा वो AgF से ज्यादा स्टेबल होगा, और इसी वजह से ये रिएक्शन होता है। अगर हम कहें तो इस पूरे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में, ये इकलौता रिएक्शन है जिससे आप एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाने के लिए तो ढेर सारे रिएक्शन है, लेकिन फ्लोराइड बनाने के लिए एल्किल फ्लोराइड ये इकलौता रिएक्शन है। अगर एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखें, ये है आपका CH3CH2Br प्लस AgF इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन, क्या देगा ये देगा RF, यानी कि CH3CH2F प्लस AgBr। और यहां आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर ब्रोमाइड ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्टेबल नहीं है। जबकि यहां पे रिस्पेक्टिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के साथ सिल्वर जब कंबाइन होता है तो मोर स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये है नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नाम देख रहे हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। और है क्या, यहां पे जब हम हैलो एल्केन यानी RX, X क्या है, वही पिछली बार की तरह क्लोरीन या ब्रोमीन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड से। यहां पर भी सिमिलर एक्सचेंज रिएक्शन होता है, ये बन गया Ri प्लस NaX। सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लायक है नहीं। फिर से अगर आप पूछे कि यहां पे क्यों हो रहा है, फिर से देखिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम यस ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और आयोडीन वन ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द हैलोजन फैमिली। और जिससे एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, X यानी क्लोरीन या ब्रोमीन, तो श्योरली वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये है आपका CH3Cl प्लस सोडियम
आयोडाइड, ये बनाएगा CH3I प्लस सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी आपको मालूम है, मच मोर स्टेबल देन द सोडियम आयोडाइड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एक्सचेंज टेक प्लेस। बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये रिएक्शन याद रहता है कि नहीं, रिएक्शन तो याद हो जाता है, बड़े आसानी से याद कर लेते हैं क्योंकि कुछ इस रिएक्शन में ज़्यादा दिया ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको एग्जाम में आता है कि राइट डाउन स्वार्ट रिएक्शन, तो आपके दिमाग में आता है स्वार्ट कौन सा है, फ्लोराइड वाला कि आयोडाइड वाला। और मैंने जनरली देखा है कि जब कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग हमेशा गलत ऑप्शन ही चुनते हैं, सही वाला रिएक्शन नहीं चुनेंगे। तो इसे याद रखने के लिए सब लोग अपना अपना तरीका यूज करते हैं। मैंने एक तरीका जो मुझे स्ट्राइक किया दिमाग में, वो ऐसा कुछ है कि जब नाम बड़ा होता है फिंकेलस्टीन, तो बड़ा हैलोजन यहाँ पे लगता है, आयोडीन सबसे बड़ा हैलोजन, बड़ा नाम फिंकेलस्टीन। और जब नाम छोटा होता है स्वार्ट, छोटा सा नाम, तो छोटा सा हैलोजन लगता है यानी फ्लोरीन। बड़ा नाम बड़ा हैलोजन, छोटा नाम छोटा हैलोजन, या फिर जो भी आप लोग समझ सकें अपने तरीके से अगर आप याद करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन? व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइंस विद द मेटल, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन आपकी बुक में दिया है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड के बारे में भी जान लेते हैं कि हु आर द ग्रिग्नार्ड एंड व्हाई द ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज सो पॉपुलर। दोनों ही चीजें देखनी होंगी। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स में से एक है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। वर्ड से आपको क्लियर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेटल के साथ रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। सो वी आर गोइंग टू सी द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में पहला है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये है आपका RX हेलो एल्केन, जो हम इसे ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड जी के बारे में जान लेते हैं। ग्रिग्नार्ड वाज नॉट बेसिकली अ केमिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन। लेकिन कुछ दिनों के बाद, बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस में से काउंट किए जाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें मैथ में इंटरेस्ट आना बंद हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैथ इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, उनकी ये सोच थी, इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। जीनियस आदमी थे, दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा काम करने लगे। फिजिक्स में गए, वहाँ पर भी उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो केमिस्ट्री में आ गए। बेसिकली देखा जाता है कि अगर कोई मैथमेटिशियन केमिस्ट्री में कोई काम करता है तो किस में करता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वहाँ पे वो अच्छे से कर पाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन उनको तो मैथ में उतना इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाया। और ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स में से एक है। इन्होंने क्या किया, हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया और ये बन गया RMgX। यही है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर अगर हम इसको नाम दें तो यह है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्चुअली एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब यहां पे
ड्राई ईथर का यूज क्यों किया गया? क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है, व्हाई इवन द ट्रेसेज ऑफ वाटर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड एजेंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाते समय वाटर के ट्रेसेज, बूंद या फिर मॉइस्चर को भी क्यों हटा देना चाहिए? बिकॉज दिस ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट्स वायलेंटली विद द वाटर। ये वाटर से बहुत भयंकर रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है तो इसमें आग लग जाता है। उस वायलेंट रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर रखते हैं या फिर एनहाइड्रस कंडीशन जनरेट करते हैं, वाटर का अब्सेंस जनरेट करते हैं, जिससे कि रिएक्शन सेफ रहे, आसानी से रिएक्शन चल सके। ठीक है ना? देन दिस इज द रीजन व्हाई वी प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड एजेंट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अगर एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेके देखें तो ये है आपका CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड प्लस Mg मैग्नीशियम। जब ये कंबाइन होगा तो ये देगा CH3 CH2 Mg Br एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या यूनिकनेस है यहां पे देखिए, एक बॉन्ड किसके किसके बीच में? कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। सिर्फ कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड बनाने भर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। कार्बन इज नोन फॉर देयर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहां पे ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। लेकिन मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड, हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट, और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि एक बॉन्ड कोवैलेंट एक बॉन्ड आयनिक। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करके बनाएंगे इस इंटरमीडिएट के थ्रू, तो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा जो कि नॉन पोलर होगा, और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो पोलर बनेगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको निकालना, उनको सेपरेट करना भी एक मुश्किल काम होता है। तो यहां पे बनने वाला बाई प्रोडक्ट आयोनिक है, जबकि मेन प्रोडक्ट कोवैलेंट है। आयनिक सब्सटेंस आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और कोवैलेंट सब्सटेंस कोवैलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो किसी भी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करिए, दूसरा डिसॉल्व नहीं होगा, अलग हो जाएगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनने वाला बाई प्रोडक्ट इजीली सेपरेट हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द ग्रिग्नार्ड एजेंट इज सो इंपॉर्टेंट। नाउ ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐसा क्या रिएक्शन कर देता है कि वायलेंट रिएक्शन हो जाता है, कि रिएक्शन में आग लगने जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है? तो देखिए, ये है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 CH2 MgBr। आखिर में यही मैंने बनाया था जो नीचे लिखा हुआ था। जब हम इसे वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है CH3 CH2 है, यहां से टूटेगा, यहां पे H लग जाएगा, यहां पे OH लग जाएगा, तो यहां पे CH2 पर एक और H लगा तो CH3 बन गया, और यहां पे OH लगा, ये बन गया आपका MgOH-Br। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा इसमें हीट निकलती है, तो हमने यहां पे हीट लिख दिया। अब ये हीट निकल गई, आग लग गया, और आग जलाने के लिए यहां पे देखिए क्या बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन एल्केन। Alkanes are considered as one of the best fuel available, having a very heavy octane value. फ्यूल आ गया, आग लगा दिया, और फ्यूल में आग लगाओगे तो क्या होगा? ब्लास्ट जैसी कंडीशन ही बनेगी ना। अगर हम अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, दैट इज द आइसोब्यूटेन, वेल नोन एज LPG गैस। LPG गैस में आग लगाओगे तो क्या होगा? वैसी ही कंडीशन यहां पे जनरेट होती है। देन दिस इज the Grignard agent preparation, why the Grignard agent is so important and why it should be prepared under anhydrous condition। ये था आपका Grignard agent के बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, तो आपका वेल नोन रिएक्शन है, आपने पहले से ये रिएक्शन पढ़ रखा है, और ये रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन। याद होगा आप लोगों को, जब कोई हैलो एल्कीन RH खुद से रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ये X सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और निकल जाता है, और साथ में बनता है R
सिंगल बॉन्ड R, यानी कार्बन्स डबल हो जाते हैं। अगर इसको स्पेसिफिक रिएक्शन लेके देखें तो ये है आपका CH3 CH2 Br प्लस Br CH2 CH3, किसके प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर। और जब ऐसा करेंगे ये यहां से निकल जाएगा और बचेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ब्यूटेन। अब अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द वुड्स रिएक्शन, क्या चीजें जो वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकती, तो हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड कार्बन सिस्टम। ऐसे किसी सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करता जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स अवेलेबल हो, जैसे प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन एटसेट्रा। और ऐसा क्यों होता है? कभी कभार हमारे दिमाग में आता है, मान लेते हैं प्रोपेन बनाना है, तो हमने क्या ले लिया? CH3 Br प्लस CH3 CH2 Br in presence of sodium and dry ether। रिएक्शन क्या होगा? वही पिछली बार की तरह, ब्रोमीन हट गया इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, और बच क्या गया? यहां पे CH3 और यहां पे एथिल ग्रुप यानी CH2 CH3। लो, बन गया 3 कार्बन का। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमें देखने में लगता है कि एक एक मोल हैं, लेकिन रियल में कितने मोल्स आप लेते हैं? मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मोल्स। अगर 1 मोल भी लेते हैं तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, या उसका 1/10 1/1000 भी लेते हैं तो 1/1000 लेने पर 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या कंपाउंड बनने का। पहली प्रोबेबिलिटी है कि मेथिल ब्रोमाइड एथिल से इंटरेक्ट करे, प्रोपेन बनाएगा। एथिल मेथिल से इंटरेक्ट करे तो भी प्रोपेन ही बनाएगा। लेकिन अगर मेथिल मेथिल से कंबाइन हो जाए तो मेथिल से कंबाइन हुआ तो 2 कार्बन का सिस्टम बनाएगा। और अगर एथिल एथिल से कंबाइन हुआ तो ये देखिए, ये है एथिल और ये दूसरा एथिल, और जब कंबाइन होंगे तो ये बनाएगा। बनना चाहिए था 1, बन गए 3, 2 बाई प्रोडक्ट्स बन गए। तो बाई प्रोडक्ट बनना कौन सी बड़ी बात है? NaBr तो वैसे भी बन ही रहा था ना, लेकिन NaBr तो एक आयनिक स्पीसीज है, उसका सेपरेशन बहुत आसान है। इनका सेपरेशन क्या आसान है? बाई प्रोडक्ट तो बहुत सारे रिएक्शंस बनते हैं, सेपरेशन होता ही है, तो ये भी सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन क्लास 9th में और थोड़ा बहुत क्लास 11th में भी पढ़ा था आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 2 मिसिबल लिक्विड या मिसिबल गैसेज को सेपरेट करने की बेस्ट टेक्निक, स्पेशली मिसिबल लिक्विड्स को, 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की बेस्ट टेक्निक। लेकिन वहां पे क्या जरूरत होती है? वहां पे जरूरत होती है कि उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो। और यहां पे वेरिएशन कितना होता है? 3 से 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री का वेरिएशन। So in the Wurtz reaction, we cannot prepare odd carbon system because during formation of odd carbon system, some byproducts are formed having almost identical boiling point. So we are not capable to separate them easily by the physical process. या इसी को हिंदी में कहें तो किसी भी ऑड कार्बन सिस्टम को बनाते समय वुड्स रिएक्शन से कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट उस ऑड कार्बन सिस्टम के बराबर होता है, मेन प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिससे उन्हें फिजिकली सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से वुड्स रिएक्शन ऑड कार्बन सिस्टम के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। सो दीज वेयर द रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेलो एरिन्स। बहुत सारी साइड बुक्स में देखेंगे तो हेलो एरिन एक अलग चैप्टर करके दिया है, लेकिन रियल में अलग चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का पोर्शन है और बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो हम इस चैप्टर में यहीं पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हेलो एरिन। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।